नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार राठौर। टारगेट विद सरकारी रोजगार में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्रिया के चैप्टर में। क्रिया से जो भी प्रश्न यूपी पुलिस में बनने वाले हैं वो इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं 15 वीडियो में यूपी पुलिस में जो आने वाली हिंदी है उसको पूरा करा दूंगा। और यहाँ से अगर आप ध्यान के साथ पढ़ते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक एक चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो बस आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऐसे नहीं है कि आज पढ़ लिया रिवाइज नहीं किया है। रिवाइज करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ों को भूलते रहेंगे, ठीक है ना। तो रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया, और क्रिया से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे उस सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे, ठीक है। तो क्रिया का जो अर्थ होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी ये क्रिया कर रहा हूँ। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो क्रिया ही कर रहे हैं। क्रिया हर जगह होती है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। जैसे सो रहे हैं तो तब भी क्रिया हो रही है, नहीं सो रहे हैं, खा रहे हैं तब भी क्रिया हो रही है, जाग रहे हैं तो भी क्रिया हो रही है। क्रिया तो होती रहती है। तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा बनाएंगे तो इसकी परिभाषा बन जाएगी। तो परिभाषा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खाते हैं। राम खाना खाते हैं, यही हमारी क्या है? क्रिया है, ठीक है। ये हमारा क्या है? शब्द क्रिया है। तो राम खाना खाते हैं तो इसमें क्या है? क्रिया है, ठीक है ना। खाते क्या है? इसमें क्रिया हो जाएगी। आगे, क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, ठीक है। यानी कि संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना कि क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। जब भी मैं मूल की बात करूँगा तो संस्कृत की ही बात कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। आगे, अब यहाँ पे जो धातु है तो इसका अगला पॉइंट है धातु जो रचना या फिर यौगिक की दृष्टि से या व्युत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से जो धातु होती है वो दो प्रकार की होती है। कितनी? दो प्रकार की। तो व्युत्पत्ति पूछे या फिर रचना की दृष्टि से पूछे, धातु दो प्रकार की होती है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं रचना या व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के दो भेद होते हैं। तो रचना पूछे या व्युत्पत्ति पूछे, इन दोनों के आधार पर ही धातु के दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है मूल धातु। मूल धातु। और नंबर दो होता है यौगिक धातु। यौगिक धातु, ठीक है। यौगिक धातु और मूल धातु, ये रचना या व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसके दो भेद होते हैं। तो पहला अगर हम हेडिंग बनाएंगे, पहले वाले को देखते हैं अगर हम, तो मैं यहीं इस पर को क्लियर कर देता हूँ। मूल धातु को हम यहीं पर ही क्लियर कर लेते हैं। मूल धातु ऐसी धातु या ऐसी क्रिया जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है। वो क्रिया या वो धातु जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं।
तो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त क्रिया मूल धातु कहलाती है। मूल धातु कहलाती है। जैसे खा, पी, पढ़, सो, जा, चल, इन सब में कोई प्रत्यय नहीं लगा है, इसलिए ये क्या है, अपनी मूल अवस्था में है। किस में है? अपनी मूल अवस्था में है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये क्या होगा कि जो हमारी मूल धातु होगी, मूल धातु में प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनेगी वो हमारी क्या होगी? यौगिक क्रिया होगी। तो इसमें हम लिखेंगे मूल धातु में प्रत्यय लगने पर बनी धातु यौगिक धातु या क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कर है, करना है। ठीक है, करना है, करना से बन जाएगा कराना, करना से कराना। जैसे उठना है, उठना से क्या बन जाएगा? उठाना। इस तरह से ये हमारी क्या होगी? यौगिक क्रिया या यौगिक धातु कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से। तो ये उम्मीद है ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खाते हैं, तो खाते हैं इसमें क्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पे राम खाना खाते क्यों लगाया? क्योंकि बहुवचन का मैंने प्रयोग इसलिए किया क्योंकि मैं राम को सम्मान दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, यानी कि धातु संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। रचना या व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के दो भेद होते हैं, एक मूल धातु और एक यौगिक धातु। मूल जो होगी वो क्रिया अपने स्वतंत्र रूप से होगी। ठीक है, और अगर ये यौगिक धातु पूछेगा तो ये इसमें क्या होगा? मूल धातु में प्रत्यय लगने पर जो क्रिया बनती है, जो धातु बनती है, उसे यौगिक धातु या क्रिया कहते हैं। अब क्रिया और धातु में क्या अंतर होता है? तो थोड़ा सा अंतर इसमें मैं स्पष्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ये देखा है ना, ये लिख रहा है ना यहाँ पे, ये खा, पी, उठ, पढ़, सो, इस तरह से अगर हम इसमें ना जोड़ देंगे तो क्रिया का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रिया का निर्माण हो जाएगा। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसको देखते हैं। अब आगे देखते हैं। इतना समझ में आया? तो आगे देखिए जरा। अब हम क्रिया को पढ़ते हैं, जो इसके पार्ट होते हैं उसको देख लेते हैं। तो जो रचना की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो रचना की दृष्टि से रचना या बनावट के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की होगी। नंबर एक है इसमें अकर्मक क्रिया और नंबर दो है सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अकर्मक क्रिया, पहले हम हेडिंग बना लेते हैं। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया, इस शब्द को अगर मैं तोड़ता हूँ तो अ प्लस कर्म। अ का मतलब होगा क्या? नहीं, और कर्म का मतलब कर्म। ठीक है ना? तो जहाँ पर कर्म नहीं होगा तो इसमें क्या लिखेंगे हम? जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है
अर्थात जहाँ पर कर्म नहीं होता है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है ना। तो जहाँ पर कर्म नहीं होगा और क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर, वहाँ पर क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे वह दौड़ता है, अब ये है क्रिया, ठीक है, और क्रिया का सीधा असर किस पे पड़ रहा है, वह पर। वह हमारा क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम। अब वह मतलब कर्ता कह सकते हैं इसको, कोई ना कोई तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा असर किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। जैसे और देखो एग्जाम्पल, वह रोता है, या यहाँ पे नाम लेता हूँ, राधा रोती है, राधा रोती है, ठीक है। कविता चलती है, कविता चलती है। तो इस तरह से सीधे जो असर पड़ रहा है वो डायरेक्ट कर्ता पर पड़ रहा है, किसका असर, क्रिया का। तो जब क्रिया का असर कर्ता पर पड़ेगा जा करके डायरेक्ट, वहाँ पर क्या होगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, सही है। आगे देखो, तो अब हमने अकर्मक क्रिया पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं नंबर 2 पे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को हम पढ़ते हैं, तो इसको अगर मैं शब्द को तोड़ देता हूँ तो से प्लस कर्म। से का मतलब होता है साथ, कर्म का मतलब कर्म, ठीक है, काम। तो यानी कि कर्म के साथ, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर सीधे कर्म पर पड़ता है, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। तो यहाँ पे क्रिया का जो प्रभाव होगा वो कर्म पर पड़ेगा, कर्ता पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, ठीक है। इसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ता है। जैसे या एक अगर हम देखेंगे इसमें या फिर करते हैं या जहाँ पर कर्म या कर्म की संभावना होती है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, वहाँ क्या होगी, सकर्मक क्रिया हो। या तो कर्म हो या फिर उसकी संभावना हो, या तो फिर कर्म हो या फिर कर्म की संभावना हो, दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। दोनों में से एक चीज़ हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, या तो कर्म हो या फिर कर्म की संभावना हो, वहाँ पर क्या होगी, हमारी सकर्मक क्रिया होगी। जैसे संभावना वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं सीधे सीधे क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, वह या रोहित किताब पढ़ता है, तो रोहित किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे ये रोहित है कर्ता, क्योंकि रोहित पढ़ रहा है, किताब है कर्म और पढ़ना है क्या, क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने का प्रभाव क्या पड़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, यानी कि क्रिया का जो असर है वो कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। तो जैसे अब यहाँ पे मैं संभावना वाला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, संभावना कैसी होगी। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे रोहित पढ़ता है, ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कर्म तो नहीं है लेकिन उसकी संभावना है, कर्म तो नहीं है लेकिन कर्म की संभावना हो रही है कि अगर रोहित पढ़ता है तो ये निश्चित है कि वो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ रहा होगा, अखबार पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है या कुछ और पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़
जरूर रहा होगा। तो यहाँ पे संभावना है, जैसे वह पीता है, वह पीता है। अब ये भी संभावना है कि वो कुछ ना कुछ पीता होगा, पानी पी रहा है, चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है या फिर दूध पी रहा है। संभावना है कुछ ना कुछ पी रहा है, तो संभावना ध्यान रखनी है। कुछ शब्द मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि खाना संभावना होती है, और पीना संभावना होती है, पढ़ना संभावना होती है, ठीक है। और ये सारे के तीनों जो शब्द हैं, ये इनसे संभावना व्यक्त की जाती है। तो जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाएगी वहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब नोट पॉइंट क्या लिखेंगे हम? नोट पॉइंट हम ये बना के लिखेंगे, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। सकर्मक क्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान के लिए मैं ये बता रहा हूँ, पहचान कैसे होगी इसकी, तो क्या या किसको। जब क्या और किसको से हम प्रश्न करेंगे और हमें उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी, वहाँ पर क्या होगा, हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल आपको लिख करके दिखाता हूँ। वह कार्य करता है, तो वह क्या करता है, कार्य करता है। सिंपल सी बात है, आंसर मिल गया। जैसे मैंने क्या से प्रश्न किया, मुझे आंसर प्राप्त हो गया। क्या करता है, कार्य करता है। ऐसे ही दूसरा, वे पेड़ काटते हैं, वे पेड़ काटते हैं। क्या काटते हैं, पेड़। तो सिंपल है, आराम के साथ आंसर मिल गया, वे पेड़ काटते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा। और एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। या फिर वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं। तो ये शुद्ध वर्तनी में ध्यान रखना, अगर पूछेगा शुद्ध वर्तनी क्या है इसकी, तो देखो ध्यान से, वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, ठीक है ना, वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं। या फिर इसकी यहाँ पे क्या लिखा होगा, झड़ने की जगह गिरना लिखा होगा। क्या लिखा होगा, गिरना। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते नहीं हैं, झड़ते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते नहीं हैं, झड़ते हैं, ये शुद्ध वर्तनी है। और इसको अगर हम शुद्ध वर्तनी में देखेंगे तो देखो ध्यान से, यहाँ से क्या होगा, अगर इसमें तुम्हें क्रिया पूछेगा तो इसमें क्रिया क्या है, तो इसमें क्रिया क्या होगी, बताओ क्या होगी इसमें क्रिया। इसमें भी क्रिया अकर्मक होगी। तुम सोच रहे होगे क्या झड़ते हैं, तो पत्ते, तुम्हें आंसर प्राप्त हो रहा है कि पत्ते झड़ते हैं, लेकिन ध्यान से देखो, पत्ते क्या से प्रश्न करने पर आंसर तो प्राप्त हो रहा है कि पत्ते झड़ रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखो, गिरने का काम कौन कर रहा है, पत्ते गिरने का कार्य कर रहे हैं। कहाँ से गिर रहे हैं, वृक्ष से, यानी कि अपादान कारक है। कौन सा कारक है, अपादान कारक है। जैसे मान लो मैं पेड़ पर बैठा हूँ और मैं पेड़ से कूद रहा हूँ, तो कूदने का कार्य किसने किया, मैंने किया। अगर मैंने कार्य किया है तो मैं करता हूँ, मैं कौन हूँ, करता हूँ। इस तरह से क्या से प्रश्न करने पर तुम्हें आंसर तो प्राप्त हो रहा है कि पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पत्ते सकर्मक क्रिया नहीं होंगे, अकर्मक में ही आएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही और देखो, वह विद्यालय जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो देखो, इसमें जो आंसर मिलेगा, क्या और किसको से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कहाँ से आंसर प्राप्त हो रहा है। और अगर कहाँ से आंसर प्राप्त होगा तो वहाँ पर भी सकर्मक क्रिया नहीं होगी। हमें सिर्फ जो आंसर चाहिए, क्या और किसको से आंसर मिलने पर ही हम पता लगा सकते हैं कि वो सकर्मक क्रिया है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है, तो कहाँ रहती है, पानी में रहती है, अकर्मक क्रिया है। कहाँ है, अकर्मक क्रिया है। जैसे जूता काटता है, जूता काटता है, तो जूता काटता है, तो ये भी कहाँ काटता है, पैर में काटता है, तो पैर से मतलब कहाँ से आंसर प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये भी अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। हवा चलती है, हवा चलती है, तो हवा चलती है, इसमें भी क्या है, इसमें अकर्मक क्रिया है। यानी कि जो अधिकांश प्राकृतिक घटनाएं हैं उनमें क्या होता है,
अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अब जहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा कि वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, इसकी अगर मैं शुद्ध वर्तनी बनाऊंगा तो शुद्ध वर्तनी ऐसे बनेगी, पत्ते वृक्ष से झड़ते हैं। ठीक है, किताबों में लिखा होता है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, वो अशुद्ध होता है। वो क्या होता है? अशुद्ध होता है। पेड़ से पत्ता गिरता नहीं, पत्ता पेड़ से गिरता भी नहीं होने का, झड़ना होगा, क्योंकि पत्ते झड़ते हैं। पतझड़ कहते हैं, पतझड़, पतझड़ मतलब पत्तों का झड़ना होता है। इसी तरह से ध्यान रखना है कि पत्ते वृक्ष से झड़ते हैं, तो पत्ते झड़ने का कार्य कर रहे हैं, यानी कि वही कर्ता हो जाएंगे। वृक्ष से झड़ रहे हैं तो ये वृक्ष से अलग हो चुके हैं, अपादान कारक में, झड़ना हो जाएगी क्रिया। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है, इसलिए शुद्ध वर्तनी को ध्यान से शुद्ध वर्तनी में मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, और बाकी इसका एक चैप्टर हम करेंगे शुद्ध वर्तनी का, जहाँ से सारी कमियाँ आपकी दूर हो जाएगी। तो इतना समझ में आया है? तो फिर से एक बार समझते हैं, सकर्मक क्रिया में क्या होता है? जहाँ पर कर्म हो या फिर कर्म की संभावना हो या फिर क्रिया का सीधा असर कर्म पर पड़ता है, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। क्या और किसको से जब हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है, इसमें क्या से तो आंसर मिल रहा है, लेकिन इसमें जो है सकर्मक क्रिया नहीं होगी, अकर्मक क्रिया ही रहेगी। ठीक है ना? ऐसे ही कहाँ से आंसर, अगर हम कहाँ से प्रश्न करते हैं तो वहाँ पर भी हमें क्या होगा? अकर्मक क्रिया ही होगी, क्योंकि कहाँ से मतलब नहीं है, क्या और किसको से मतलब है। सही है ना? इतना समझ में आया? अब दूसरी चीज में और देखते हैं, जो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के दो प्रकार। कभी पूछ सकता है सकर्मक क्रिया के दो प्रकार, वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर कभी पूछ ले तो मैं बता रहा हूँ, 2-3 लाइन का है, एकदम से कर लेंगे इसको। तो एक तो होता है एक कर्मक, और दूसरा होता है द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, तो एक कर्मक में क्या होगा? सिंपल सी बात है, एक कर्म होगा, इसमें 2 कर्म होंगे। इसमें कर्म कितने होंगे? इसमें होंगे 2, 1 कर्म। इसमें कितने कर्म होंगे? 1। और इसमें कर्म कितने होंगे? 2। इसमें कितने कर्म होंगे? 2 होंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, वह किताब, या इसको ऐसे लेते हैं, वह दूध पीता है, वह दूध पीता है। तो क्या पीता है? दूध पीता है, 1 कर्म मिल गया। क्या पीता है? 1, 2, 1 कर्म है, यानी कि वह दूध पीता है, तो कितने कर्म मिले? 1 कर्म मिला। इसमें आ जाते हैं अध्यापक जी ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। अब 2 कर्म लेने के लिए क्या और किसको, ये ध्यान रखना है, क्या और किसको, यानी कि एक ही एग्जाम्पल में क्या और किसको दोनों से अगर आंसर प्राप्त होंगे तो 2 कर्म प्राप्त होंगे। देखो, क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई? बच्चों को। एक ही एग्जाम्पल में दोनों से प्रश्न किया मैंने और दोनों से आंसर प्राप्त हो गए, इसीलिए इसमें 2 कर्मक है और इसमें 1 कर्मक है। ठीक है ना? अगर वाक्य में देना क्रिया हो और दान दिया जा रहा है तो फिर वहाँ पे एक मुख्य कर्म होगा, एक गौण कर्म होगा। इतना डीप तुमसे पूछा नहीं जाएगा, उसको हम दूसरी क्लास हम पढ़ते हैं। जो अब पुलिस के लिए जितना काफ़ी है उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, अध्यापक जी ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। जब क्या और किसको दोनों से प्रश्न प्राप्त हो जाएगा एक ही वाक्य में, तो वहाँ पर होगा 2 कर्मक। और इसमें केवल क्या से प्रश्न करने पर, या फिर अलग अलग, जैसे कि इसमें नहीं प्राप्त होगा, क्या पीता है? दूध पीता है। राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को मारा। तो यानी कि एक बार एक ही एग्जाम्पल में क्या से प्रश्न किया? एक कर्म मिल गया। दूसरे एग्जाम्पल में किसको से प्रश्न किया? तो मिल गया, यानी कि वहाँ अलग अलग से प्राप्त हो जाएगा। और इसमें एक ही एग्जाम्पल में क्या और किसको दोनों से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैंने जो सकर्मक क्रिया आपको पढ़ाई है और अकर्मक क्रिया पढ़ाई है, आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आप जितने भी क्वेश्चन हैं आराम के साथ पुलिस में जो क्रिया से रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे, उम्मीद है आपको वो कर ले जाओगे। ठीक है ना? तो अब आगे हम पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद 8। तो प्रयोग के आधार पर अब क्रिया के जो भेद पढ़ेंगे वो 8 हैं। 8 के 8 को हम पढ़ लेंगे।
ठीक है। जैसे नंबर 1 हम पढ़ेंगे सहायक क्रिया, नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया, ठीक है। नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 4 पे है जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है प्रेरणार्थक क्रिया। और नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे कृदंत क्रिया। और नंबर 6 पे हमको पढ़ना है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। और नंबर 7 पे जो हमको पढ़ना है सजातीय क्रिया। और नंबर 8 पे जो हमको पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। अन्य क्रिया, कुछ अन्य क्रिया भी हैं उसको भी हमें पढ़ना है, जैसे नाम बोधक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया और अपूर्ण क्रिया और एक है अनुकरणात्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया के 11 भेद। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो ये हमको पढ़ना है। तो ये अगर आपने ठीक से पढ़ ली है तो आपको जो है क्रिया से कोई भी प्रश्न आ जाए आपका छूटने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। बस ये शर्त है कि आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। तो एक बार फिर से देख लो, प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद, सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, कृदंत, नाम धातु क्रिया, सजातीय क्रिया, संयुक्त क्रिया और संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पर 11 भेद। जो मोस्ट है वही पढ़ेंगे, 11 नहीं पढ़ेंगे, मोस्ट पढ़ेंगे। नाम बोधक क्रिया अन्य में आएगी, क्रियार्थक क्रिया अन्य में, अपूर्ण क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया, इन सबको हमें पढ़ना है एक एक करके। आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला हेडिंग हम बनाएंगे इसको, पहला जो हेडिंग बनाएंगे वो है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का मतलब होता है कि मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो बस इसको लिख लेते हैं और इससे वाक्य स्पष्ट भी होता है, ठीक है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है। इसी से यानी कि इसी क्रिया से, ठीक है, इसी से वाक्य स्पष्ट भी होता है। इससे वाक्य स्पष्ट हो जाता है कि कौन से काल का है, किससे सहायक क्रिया, रहा है, रही है, रही है, ता है, ती है, ते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, गा, गे, गी, इस तरह से जो सहायक क्रियाएं होती हैं वे है। जैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल है, वह खाना खा रहा है। तो वह खाना खा रहा है, यही तुम्हारी क्या है? सहायक क्रिया है और ये मुख्य क्रिया है। तो ये हो गई तुम्हारी मुख्य क्रिया और ये हो गई सहायक क्रिया। ये सहायक क्रिया, ये मुख्य क्रिया, ठीक है ना। और इससे पता लग गया कि रहा है, रही है, ये तात्कालिक वर्तमान में चला जाएगा। कौन सी क्रिया है? काल का चैप्टर हम पढ़ेंगे, लेकिन बता रहा हूँ ये तात्कालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है। तो चुका है सहायक क्रिया और जाना जो है ये मुख्य क्रिया होगी, ठीक है। नंबर 2 पे हेडिंग बनाएंगे सामान्य क्रिया।
सामान्य क्रिया में क्या होता है, देखो इसमें एक ही कर्ता पद तथा एक ही क्रियापद होता है। एक ही कर्ता होगा, एक ही क्रियापद होगा, यानी कि एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा। ठीक है, तो जैसे राम स्कूल गए, कर्ता एक है, कर्ता कितने हैं, एक, और क्रिया कितनी है, एक। तो बस ये हो गई, सिंपल सा है। जहाँ कर्ता एक और क्रिया एक, वहाँ पर क्या होगा, सामान्य क्रिया होगी। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया जो नंबर 2 है वो है पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 3 सॉरी, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा, पूर्व का मतलब होता है पहले और काल का मतलब होता है समय। ऐसी क्रिया, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मैं पढ़ा करके खाना खाने शुरू कर दूँ, तो पहले मैंने पढ़ाया, उसके बाद मैंने खाना खाया। ऐसे ही जैसे कि तुम कहीं से आए और आकर के तुमने पहले मुँह हाथ पैर धोया और उसके बाद खाना खाया और उसके बाद पढ़ने लगे। तो पहले तुमने मुँह हाथ पैर धोए, एक क्रिया हुई, उसके बाद तुमने खाना खाया। तो तुमने पहले जो क्रिया की है मुँह हाथ पैर धोने की, वही पूर्वकालिक क्रिया है। यानी कि एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाना, या फिर जो पहले समाप्त हुई क्रिया है वही क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है। इसमें 2 क्रिया होती है, इसमें क्या होती है, 2 क्रिया। तो लिखेंगे इसमें एक क्रिया समाप्त तथा दूसरी क्रिया शुरू होती है, यानी कि तुरंत दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। तो पहले समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, वह दूध पीकर सो गया। तो उसने पहला काम कौन सा किया है, दूध पीने का, और बाद में कौन सा काम किया है, सोने का। तो जो पहले उसने काम किया है वही हमारी पूर्व क्रिया है। ठीक है, वही हमारी क्या है, पूर्व क्रिया, ये वाली। यह राजू सोकर जागा। तो पहले वो सोया, उसके बाद वो जागा। तो पहले उसने कौन सी क्रिया समाप्त की है, सोने की। ठीक है, उसके बाद ही वो जागा है। तो ये हो गई है पूर्वकालिक क्रिया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया समाप्त हो गई। अब हम पढ़ते हैं नंबर 3 जो क्रिया है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया को देख लेते हैं। प्रेरणार्थक का मतलब होता है, इसमें 2 कर्ता होंगे, एक मुख्य कर्ता, एक सहायक कर्ता। तो इसमें एक तो प्रेरणा देगा और एक प्रेरणा को लेगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जो किसी कार्य को खुद न करके किसी और से करवाता है,
उसी ही हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैं कोई कार्य है और उसको मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी और से करवा रहा हूँ, तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया में चला जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें व्यक्ति, देखो जहाँ पर, ऐसे करके लिखते हैं, जहाँ पर व्यक्ति स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है, ठीक है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वहाँ कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, तो दो शब्द याद रखने हैं, एक होता है क्या, प्रेरक, और एक होता है प्रेरित। ठीक है, प्रेरक को हम बोलेंगे प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा देने वाला। ठीक है, और दूसरे को हम बोलेंगे प्रेरणा लेने वाला, प्रेरणा लेने वाला। ठीक है, इसी तरह से ऐसे ही एक शब्द और होगा, तुमने देखा होगा, प्रेषक और प्रेषित, ये दो शब्द और दिखते हैं। प्रेषक का मतलब होता है जो पत्र को भेजता, मैं पत्र भेजता हूँ तो मैं प्रेषक हूँ, और जिसको मैं भेज रहा हूँ जब उसे वो पत्र प्राप्त कर लेगा वो प्रेषित हो जाएगा। यानी कि पत्र को प्राप्त करने वाला प्रेषित, पत्र को भेजने वाला प्रेषक। सेम उसी प्रकार से प्रेरक प्रेरणा देने वाला, प्रेरित प्रेरणा लेने वाला। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें स्वयं तो कार्य नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह नौकर से खाना बनवाता है। तो देखो, वह नौकर से खाना बनवा रहा है, यानी खुद खाना नहीं बना रहा, दूसरे से बनवा रहा है। तो एक प्रेरणा दे रहा है, एक प्रेरणा को ले रहा है। मैंने कहा खाना बनाओ, तो मैं हो गया क्या, प्रेरक, और जिसको मैंने बोला है वो कार्य करेगा, वो हो जाएगा प्रेरित। ठीक है ना, तो ये हो गया यहाँ पे। इसके हम देखेंगे तो दो पार्ट होते हैं। दो भेद कौन कौन से होंगे, जरा उसको देख लेते हैं। एक तो होता है प्रथम प्रेरणार्थक, और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक, इसमें क्या जुड़ेगा, आना, यानी कि जिस क्रिया के अंत में आना जुड़ा होगा वो हो जाएगा ये, और जिस क्रिया के अंत में वाना जुड़ा होगा वो हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक। तो आना और वाना, वाना द्वितीय में जुड़ेगा और आना प्रथम में जुड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल है पढ़ाना, लिखाना, इस तरह से इसमें हो जाएगा पढ़वाना, लिखवाना। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई है। नेक्स्ट क्रिया है हमारी कृदंत क्रिया। नंबर जो अगला है, ये कौन सा नंबर था, चौथा नंबर था। नंबर 5 है हमारा कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, तो कृदंत क्रिया में क्या होगा, ऐसी क्रिया जिसके अंत में ना के अलावा अन्य प्रत्यय जुड़ा हो, वो कृदंत क्रिया कहलाती है। तो जिसके अंत में ना के अतिरिक्त प्रत्यय जुड़ा हो, वहाँ कृदंत क्रिया होती है। वहाँ कृदंत क्रिया होती है। वहाँ कौन सी क्रिया होगी, कृदंत क्रिया होगी। जैसे चल प्लस ना
क्या हो जाएगा, चलना। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, जैसे कि चल प्लस ता, चलता, ये सही है हमारा, ठीक है। ऐसे ही और हो जाएगा, देखो जैसे पढ़ प्लस ता बराबर क्या हो जाएगा, पढ़ता, ये बिल्कुल सही है। या फिर और इसमें आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ा, ये बिल्कुल सही है। बस ना नहीं जुड़ना चाहिए, ना के अलावा कुछ भी जोड़ दो, क्रिया बन जाए, बस वो कृदंत क्रिया है। और देखो इसमें ये भी हो गई है क्रिया। ये चुप करे से जल्दी से। कृदंत क्रिया हो गई है। नाम धातु क्रिया को देख लेते हैं। नाम धातु क्रिया नंबर 6। नाम धातु क्रिया का मतलब होता है ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनती है, वो क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनी क्रिया होती है। ये किससे बनी होती है, संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। इसमें जैसे बात, बात से क्या हो जाएगा, बतियाना, ठीक है। जैसे गरम, गरमाना। अब तुम्हारे जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आना तो इसमें भी जुड़ रहा है, लेकिन वहाँ क्रिया में आना जुड़ रहा था, यहाँ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में आना जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर है। ऐसी लज्जा, लज्जाना, अपना, अपनाना, इस तरह से, ठीक है ना। ये भी हो गई कंप्लीट। सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। तो सजातीय क्रिया क्या होगी, इसमें क्रिया की जाति समान, बस शॉर्ट में लिखेंगे इसको। इसमें क्या होता है, क्रिया की जाति समान होती है। तो क्रिया की जाति समान, जहाँ पर क्रिया की जाति समान हो वहाँ पर सजातीय क्रिया होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, उसने पढ़ाई पढ़ी, उसने पढ़ाई पढ़ी। तो देखो ध्यान से, पढ़ इसमें भी आया, पढ़ इसमें भी आया। वैसे ही राम ने लड़ाई लड़ी, लड़ इसमें भी है और लड़ इसमें भी है, ठीक है ना। जैसे कि उसने चढ़ाई चढ़ी, इसमें भी चढ़ और इसमें भी क्या है, चढ़ आया है, ठीक है ना। आगे जो नेक्स्ट क्रिया है 8वीं, वो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होगा, इसमें होता है कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक क्रिया प्रयुक्त होती है वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक बार क्रिया प्रयुक्त हो, ठीक है ना। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक बार क्रिया प्रयुक्त होती है वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे अब तुम त्याग पत्र दे डालो। तो देना और डालना, इस तरह से कितनी 2 क्रियाएं आ गई हैं, 2 क्रियाएं आ चुकी हैं, ठीक है। वह खाना खाने लगा, तो खाना खाने और लगा, तो खाने और लगा ये 2 क्रियाएं हो गई है।
वह खाना खाने लगा। ये खान लगा और खाने, तो 2 क्रियाएं इसमें भी हो गई है। तो ये 8 क्रियाएं हो गई हैं। तो उम्मीद है ये क्रियाएं यहाँ तक समझ में आई होगी। कुछ अन्य क्रियाएं हैं, उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। दूसरी क्रिया मैंने बताई थी अन्य क्रिया है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया में होता है, इसमें वो क्रिया जो अनुकरण से बनती है, ऐसी क्रिया जो अनुकरण से बनती है वो क्या कहलाती है? अनुकरणात्मक क्रिया। इसमें ध्वनियाँ आती हैं, जैसे कि जानवरों की ध्वनियाँ हो गई, ध्वनि जैसे जानवर बोलते हैं ना, जैसे कि कबूतर गुटर गू करता है, बकरी मिमियाना होती है, घोड़े का हिन हिनाना होता है, बिल्ली का म्याऊं करना होता है, कौवे का काँव काँव करना होता है। ठीक है ना? तो अनुकरण से बनी ध्वनि अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या लिखेंगे? अनुकरण से बनी ध्वनि अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जानवरों की आवाज़ें, जानवरों की या अन्य आवाज़ें, जानवरों या अन्य ध्वनियाँ, ये बस। ठीक है ना? जैसे इसके एग्जाम्पल है, बिल्ली क्या करती है? मियाऊं करती है। ठीक है ना? ऐसे ही कबूतर क्या करता है? गुटरगू। कौवा क्या करता है? काँव काँव। घोड़ा क्या करता है? घोड़ा हिन हिनाना, हिन हिनाना, घोड़े का हिन हिनाना। और जो अन्य आवाज़ें जो तुम निकालते हो, ये ठंड से थरथराते हो, ये थरथर से थरथराना है ना, थरथर से थरथराना, इस तरह से बन जाती है। तो थरथर से थरथराना और पड़पड़ से पड़पड़ाना, इस तरह से जो क्रियाएं होती हैं और जो अन्य ध्वनियाँ होती हैं वो सारी की सारी किस्में आती हैं अनुकरणात्मक क्रिया में आती हैं, जो आवाज़ें होती हैं। ठीक है ना? इस सांप की आवाज़ है, शेर कैसे करता है? जैसे गधा रंबाता है ना? और क्या होता है? और जैसे जो गर्राता है, कौन? शेर गर्राता है। तो ऐसी आवाज़ें इसमें आएंगी। तो आइए अब दूसरी जो क्रिया है हमारी वो है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया। तो जो अपूर्ण क्रिया है, अपूर्ण क्रिया क्या है? अपूर्ण क्रिया होता है कि कई बार वाक्य में क्रिया तो होती है लेकिन उसका जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं हो पाता है, बस उसे ही हम क्या कहते हैं? अपूर्ण क्रिया कहते हैं। और ये जो अपूर्ण क्रिया होती है, यानी कि अपूर्ण क्रिया के लिए जो शब्द यानी कि संज्ञा और विशेषण जैसे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वो शब्द कहलाएंगे पूरक शब्द। क्या कहलाएंगे वे? पूरक शब्द। पूरक का मतलब होता है पूरा करने वाला। ठीक है? जैसे इसको हम समझ लेते हैं, लिख लेते हैं एक बार। वाक्य में क्रिया तो होती है लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। ठीक है? उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। अपूर्ण क्रिया कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण क्रिया कहेंगे। ठीक है? और क्या होगा? इसी में लिख लेते हैं, अपूर्ण क्रिया कहते हैं अपूर्ण क्रिया को
पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए, करने के लिए संज्ञा तथा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों को पूरक कहा जाता है। इन शब्दों को पूरक कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। वह है। अब देखो क्रिया तो है, मैंने कहा कि वाक्य में क्रिया तो होती है लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो वह है, अब क्या है कुछ नहीं पता, कोई अर्थ स्पष्ट हो रहा नहीं हो रहा। ऐसे ही इसको अगर मैं पूरा करूँगा, यानी कि पूरक शब्दों का प्रयोग करता हूँ, पूरक शब्दों का मैं प्रयोग करूँगा, तो वह बुद्धिमान है। अब ये क्या हो गया है, वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो गया है। तो यही हमारा क्या है, पूरक है। तो तुमसे पूछ सकता है कि जो पूरक क्रिया होती है उसका संबंध किससे होता है, तो संज्ञा या फिर विशेषण से होता है। ठीक है। दूसरा, पंडित जी थे। अब पंडित जी थे, पता नहीं क्या थे, है ना, कोई पता है, नहीं पता था। अब इसको हम पूरा कर लेते हैं। पंडित जी थे, तो इसको हम पूरा करेंगे, तो पंडित जी प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये क्लियर हो गया है इससे कि ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। एक समापिका क्रिया होती है, समापिका क्रिया। समापिका क्रिया से क्या होता है कि कार्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, वह किताब पढ़ चुका है, वह स्कूल गया था, ये सब क्या है, हमारी समापिका क्रियाएं हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। एक क्रिया और है जिसका नाम क्या है, क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया में क्या होगा, जब क्रिया संज्ञा की भांति कार्य करती है, जब क्रिया संज्ञा की भांति कार्य करती है, वहाँ क्रियार्थक क्रिया होती है। वहाँ क्रियार्थक क्रिया होती है, वहाँ क्रियार्थक क्रिया होती है। जैसे देश के लिए मरना गौरव की बात है। देश के लिए मरना गौरव की बात है। तो देखो यहाँ पे जो मरना है ये क्रिया है, लेकिन ये क्रिया संज्ञा की भांति कार्य कर रही है। ठीक है, ऐसे ही टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। पुलिस से क्रिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, पुलिस क्रिया से क्या किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन आए, बचने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है भैया। ठीक है, टहलना ये भी क्या है, जो क्रिया है लेकिन संज्ञा की भांति कार्य कर रही है। सही है। एक क्रिया और रह गई है, नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया क्या है, ये संज्ञा और क्रिया और विशेषण और क्रिया, यानी कि
संज्ञा के बाद क्रिया आए और विशेषण के बाद क्रिया आ रही है, वहाँ पर नामबोधक क्रिया हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, जैसे लाठी मारना, लाठी है संज्ञा, मारना है क्रिया, ठीक है, आ गया होगा समझ में। पीला होना, होना क्रिया, पीला विशेषण। ऐसे ही लात मारना, ठीक है ना, बात मारना, इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। अब ये सारी की सारी क्रियाएं हो गई हैं, तो जो संयुक्त क्रिया है उसके जो 11 भेद हैं उसमें से हम केवल मोस्ट ही पढ़ेंगे जो पेपर में आने लायक है। बस ये ध्यान रखना है कि अर्थ के आधार पर जो संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम उसको पढ़ लेते हैं। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के जो 11 भेद, कहीं कहीं 12 भी दे रखे हैं लेकिन मोस्टली 11 ही होते हैं, ठीक है। तो मैंने मोस्ट लिखे हैं केवल जो पेपर में आने लायक है, आलतू फालतू मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है। जैसे आरंभ बोधक, आरंभ बोधक का मतलब होता है कि कार्य शुरू हो जाना, जैसे बच्चा रोने लगा, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया है, रोना आरंभ कर दिया है। आराम के साथ पहचान लोगे आरंभ बोधक को, तो बच्चा रोने लगा, गाड़ी जाने लगी, ठीक है। ऐसी आकस्मिकता बोधक, इसमें क्या होता है, कोई जब अचानक कार्य होता है, ठीक है, तो आकस्मिकता का मतलब होता है अचानक। जैसे बच्चा बोल उठा, अब अचानक बोल उठा, सब हैरान होंगे, बच्चा बोल उठा, ठीक है ना। ऐसे सीता रीता गिर पड़ी, खड़ी खड़ी अपना आप गिर गई, तो आश्चर्यजनक वाली बात है, आकस्मिकता। निरंतरता बोधक में होता है कि इसमें क्रिया जारी रहती है, कार्य इसमें क्या रहता है, जारी रहता है। इसमें गया और रहना, इससे पता लग जाएगा कि कार्य जारी है या नहीं है। अगर तुम नहीं भी याद करोगे, ये जैसे मैंने कुछ शब्द लिख रखे हैं, है ना, तो तभी पता लग जाएगा। निरंतरता का मतलब होता है कार्य को जारी रखना। जैसे वह चलता गया, चलता जा रहा है, यानी कि चलता गया है, ठीक है ना, कार्य जारी है। गाड़ी जा रही है, तो इसमें जा रही है, लगातार कार्य चल रहा है। अभ्यास बोधक में किसी कार्य को बार बार करना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ या तुम पढ़ रहे हो, बार बार अगर अभ्यास करते रहोगे तो वो अभ्यास बोधक है, ठीक है। वह सदैव पढ़ता रहता है, यानी कि सदैव पढ़ता रहता है, यानी कि अभ्यास पढ़ने के साथ साथ वो अभ्यास भी करता होगा। वह सदैव गाली दिया करते हैं। संदेह बोधक में क्या होगा, इसमें डाउट होगा, इसमें क्या होगा, डाउट होगा, इसमें सकना लगेगा। जैसे कि तुम नदी पार कर सकोगे, ऐसे करके, तो तुम नहीं जा सकोगे, इस तरह से। वह तुम्हें ढूंढ सकेगा, तो इसमें संदेह है कि वह तुम्हें ढूंढ सकेगा, तो डाउट है इसमें। अवकाश बोधक में क्या होता है, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया जाएगा, ठीक है, नहीं बोधक का। वह खेल न पाई, तो अवकाश मिल गया, आराम के साथ घर बैठो। तुम जाने न पाए, यानी कि तुम जाने न पाए, यानी कि जा रहे थे, आराम के साथ तुम भी घर बैठो, तुम भी मत जाओ, ठीक है भैया। अनिष्ठता बोधक में खाना और मारना, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। अनिष्ठता बोधक में ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको ही रट लोगे तब भी काम हो जाएगा। तो इसमें खाना और मारना जैसे शब्द अगर आते हैं तो वो अनिष्ठता बोधक में। उसे मधुमक्खी ने काट लिया, तो वैसे ही अनिष्ठता हो गई, ठीक है, मधुमक्खी ने काट लिया, ठीक है, इस तरह से। तुमने लिख मारा, तो तुमने लिख मारा, यानी कि इसमें भी क्या है, तो मारा, मारना और खाना, ये दो शब्द मैंने लिखे थे, दोनों के दोनों एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। तो वीडियो देखो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन क्रिया से कोई क्वेश्चन मैं आपका बचने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं इसको कई बार कह रहा हूँ कि आप 15 वीडियो में, आपकी 15 वीडियो में मैं पुलिस में आने वाली जो हिंदी है पूरी करके छोड़ूंगा, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा। ये बस आप विश्वास के साथ देखो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तुम लोग, तो मैं और भी आगे ज़्यादा मेहनत करूँगा। तो चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। आवश्यकता बोधक में क्या होता है, मान लो जैसे कि वहाँ पर 4 लड़कों की आवश्यकता है, तो ले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि तुम्हारा एग्जाम आ रहा है पुलिस का, तो तुम्हें अब पढ़ने की आवश्यकता है, तो ये आवश्यकता हो जाएगी। तो अब हमें घर जाना होगा, यानी कि आवश्यकता है घर जाने की, ठीक है, मम्मी बुला रही है, दोनों को काम करना पड़ेगा भैया, कोई और नहीं है, तुमको ही करना पड़ेगा, ये आवश्यकता है। अब तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, अभी मैंने बताया। अतिशय बोधक में क्या होता है कि किसी कार्य को बार बार, यानी कि कोई क्रिया जो बार बार हो, जैसे कि लिखते लिखते ऊब गए, खाते खाते परेशान हो गए, है ना, चलते चलते थक गए, इस तरह से। तो क्रिया की यानी क्रिया 2 बार इसमें आएगी, लिखते लिखते परेशान हो गए, है ना, और चलते चलते थक गए। तो ये था क्रिया से रिलेटिव पूरा का पूरा लेसन, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है। बस इसमें अगर आप क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं तो आपकी गलती होगी, क्योंकि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की होगी। अगर आप मेरी 15 वीडियो को लगन से देखेंगे तो ये समझ के जाना कि 37 नंबर में से 35-36 नंबर की हिंदी करके आओगे, ठीक है भैया। तो वीडियो कैसी लग रही है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।